Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 33. Today's worksheet is quite easy one and very important one. बहुत आसान है, बहुत important है. In this worksheet we are going to continue our tour of election system. हम इलेक्शन सिस्टम की बात कर रहे थे लास्ट वर्कशीट में कि कैसे होते हैं इलेक्शन अपने इंडिया में. आज भी हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे. We will try to understand that how we can say that in India elections are free and fair. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे द पावर और द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. भारत के इलेक्शन कमीशन की कितनी शक्तियां हैं, क्या क्या काम करता है, कौन कौन से कार्य करता है, ये सब कुछ इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 33. What makes elections in India democratic? भारत में इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है कैसे? Our subject is SST Social Science. Third chapter is going on electoral politics of democratic politics or we can say poll science और जिसको आप civics भी बोलते हो. Date 19th of September 2020. इलेक्शन के टाइम में हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं इलेक्शन की गड़बड़ियों के बारे में. We read a lot about unfair practices in election like vote cast by false name, फर्जी वोट डाल गया कोई. Excessive use of the money by big parties, बड़ी पार्टियां बहुत पैसा बहाती है, खूब खिलाया पिलाया जाता है लोगों को. And also about the intimidation of voters on the polling day, वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है. And misuse of government facilities and official by the ruling party, और ruling party वो government official को government system को misuse कर रही है. बड़ा अजीब सा लगता है कि इफ़ द इलेक्शंस आर हैविंग सच टाइप ऑफ द मल प्रैक्टिसेस और द अनफेयर प्रैक्टिसेस देन व्हाई डू वी नीड टू हैव द इलेक्शन. इलेक्शन का यूज़ क्या रह जाता है अगर इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ होती है. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी और वॉच सच रिपोर्ट्स. जब हम ये सब कुछ देखते हैं बड़ा दुख सा होता है कि इलेक्शन में वोट किसी को डालें, फ़ायदा क्या हुआ. But good thing is that fortunately they are not such a large scale so as to defeat the very purpose of the election. लेकिन अच्छी बात यह है कि these things happen होती है but these are not at a large scale that they can affect the result of entire election कि पूरे रिजल्ट को ही वो अफेक्ट कर. ऐसा नहीं होता. एक या दो सीट पे गड़बड़ी होती है उसका रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है. That to having the slightly possibilities, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम रहती है. सब जगह ऐसा नहीं हो सकता. अब ऐसा नहीं हो सकता कैसे कह सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट कि कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्ट्रल मल प्रैक्टिसेस. क्या कोई पार्टी सिर्फ गड़बड़ी करके सरकार बना सकती है? नो, नेवर. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया. क्यों नहीं है? कुछ कारण है इसके. पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इन इंडिया वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है? इंडिपेंडेंट मीन्स इट इज़ नॉट अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है. लाइक दैट ऑफ आवर जुडिशरी इट एंजॉयज इट्स ओन पावर्स एंड फ्रीडम. इसकी अपनी एक पावर और फ्रीडम होती है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे प्रेजिडेंट है वो इसको अपॉइंट करते हैं. एंड किस लिए? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री. The election commission enjoys the same kind of independence which the judiciary enjoys. लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर को एक बार अपॉइंट कर दिया, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव. उसको हटाना लगभग इम्पॉसिबल है बिकॉज इट नीड्स 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए जो कि होती नहीं है जनरली. तो इसका मतलब क्या है कि एक बार बंदे को अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद उसको हटाया नहीं जा सकता. तो वो गवर्नमेंट के अंडर में क्यों काम करेगा? प्रेशर में नहीं आएगा ना. सो वी हैव द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन गिवन लोड्स ऑफ पावर सो दैट द इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर. वो सारी शक्तियाँ इसलिए दी गई ताकि वो दबाव में ना आए, ताकि इलेक्शन हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर रहे. एंड देर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन. के काम में कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती है. अब हम बात करते हैं कि इसके काम क्या है इलेक्शन कमीशन के. इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन. इसका पहला काम है टू अनाउंस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस करता है.
एंड टू इश्यूज़ द वोटर लिस्ट, टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट प्रिपेयर यही करता है, एंड इट ऑल्सो इश्यूज़ द वोटर ID कार्ड भी यही इश्यू करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट टू इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है कि इट इज़ अ सेट ऑफ सम रूल्स दैट इज़ फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन। कि ये आदर्श आचार संहिता होती है, ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा हिंदी में। अब जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते उसी दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अब क्या क्या नहीं हो सकता उस टाइम में, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स दे आर नॉट एबल टू अनाउंस बिग अनाउंसमेंट्स, कि कोई बड़ी घोषणा नहीं कर पाएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे। सेकंड, फ्रॉम दैट डे दे कांट परफॉर्म द अदर ड्यूटीज़, जो अदर ड्यूटीज़ होती है गवर्नमेंट की वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, केवल एसेंशियल ड्यूटीज़ ही चली पाएगी, यानी कि वहाँ पर एक बार गवर्नमेंट की पावर है वो ख़त्म हो जाती है। एंड जैसे कि इसमें ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो पाते, एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स दे कांट यूज़ द रिलीजियस प्लेस और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द इलेक्शन पर्पज़, वो उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट में, ये इम्प्लीमेंट करता है इलेक्शन कमीशन। ओके, तो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट, और जो भी इसको वायलेट करता है उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। जैसे हमने दिल्ली इलेक्शन में देखा था, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको बैन किया गया था 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, लाइक दैट। इसके अलावा कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकता है इलेक्शन कमीशन अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर और द मशीनरी, यानी किसी भी तरीके से हम एक लाइन में कहें तो इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए जो कुछ भी करना होता है वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन करता है। अब इतना पावरफुल अगर इलेक्शन कमीशन है तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में गड़बड़ी होना बड़े लेवल पर पॉसिबल नहीं है। सेकंड फैक्ट इज़ दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि इन इंडिया इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्न आउट। वोटर टर्न आउट का मतलब होता है कितने % लोगों ने वोट डाले। जनरली इट रिमेन्स 65% टू 80% इन इंडिया, 65 से 80 के बीच में रहता है। इट इज़ ए क्वाइट लार्ज परसेंटेज, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है इफ़ वी कंपेयर विद द वेस्टर्न कंट्रीज या किसी और देश से कंपेयर करें। टर्न आउट इंडिकेट्स दैट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। If the election process is not free and fair, people will not continue to participate in this exercise. अब इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रही थी, इट मीन्स दैट दे बिलीव इन द इलेक्शन सिस्टम। वो इलेक्शन सिस्टम में बिलीव करते हैं, दे नो दैट इट्स फ्री एंड फेयर, ये फ्री एंड फेयर है। अगर ये फ्री एंड फेयर नहीं होता तो शायद वो पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड इवन नाउ इट इज़ द फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अब तो और ज़्यादा वोट परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रूफ दैट शोज दैट इन इंडिया इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। ओके, यानी कि लोग जितनी ज़्यादा परसेंटेज में वोट डाल रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनका विश्वास है इसके ऊपर। विश्वास इसलिए बिकॉज इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है। थर्ड प्रूफ इज़ दैट, एविडेंस इज़ दैट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, कि इलेक्शंस रिजल्ट को एक्सेप्ट कौन करता है। अगर फ्री एंड फेयर नहीं होती तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज इनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, हल्ला मचा देती। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम्स ऑफ इट सेल्फ। इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो शायद हमेशा पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में वही जीतती रहती, उसी की सरकार रहती। शीला दीक्षित जी जो 3 बार CM बने हैं दिल्ली के, वो हमेशा ही बने रहते। 15 ईयर्स रहे तो वो 50 ईयर भी रह सकते थे। हार गए वो भी। क्यों हार गए? बिकॉज इन इंडिया इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, इट्स आउटकम्स रिमेन्स फेयर, क्योंकि जिसमें कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द पीपल, चॉइसेस ऑफ द पीपल, लोगों को क्या पसंद है। सेकंड एक ये भी है कि द इलेक्ट्रल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। इसके अलावा जो पार्टी हार जाती है वो भी एक्सेप्ट करती है कि जनता ने हमें हराया है, इलेक्शंस में गड़बड़ी नहीं है। सो ये भी प्रूफ है। तो हमारे 3 एविडेंस होते हैं। पहला, वी हैव द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन दैट इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। सेकंड, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट इज ऑल्सो द एविडेंस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया।
Third one is that acceptance of the election outcomes are accepted by the defeated political party also. That also ensure that in India elections are free and fair. यानी कि वो लोग भी इसको मानते हैं कि हार हमारी जनता के कारण हुई है. तो इन तीनों कारणों से हम कह सकते हैं कि इन इंडिया इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर. फ्री है, फेयर है, यानी कि स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, सही है. अब थोड़ी सी कमियां जरूर है, ये नहीं कि हम सब कुछ प्रूव कर देंगे सब कुछ अच्छा है. सम चैलेंजेस आर देयर इन बिफोर द इंडियन इलेक्शंस. कुछ चैलेंजेस हैं किसके लिए? टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कुछ कमियां हैं. कौन सी है? चलिए उनको हम देखते हैं. फर्स्ट है लोड्स ऑफ मनी यूज्ड इन द इलेक्शन. फर्स्ट चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया इज द मनी पावर, बाहुबल, और दूसरा होता है धन बल. तो यहाँ धन बल की हम बात करें. मेनी पीपल दे स्पेंड एक्सेसिव यूज ऑफ मनी ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स. वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और जब पैसे वाला चुनाव लड़ता है तो इट बिकम अनइवन कंपटीशन, इम्बैलेंस कंपटीशन बन जाता है. तो एक तो ये चैलेंज है, वी नीड टू ओवरकम दिस चैलेंज. इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए. ओके. सेकेंड चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज दैट क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट टेक पार्ट्स इन द इलेक्शन रेस. सेकेंड जो चैलेंज है दैट इज द यूज ऑफ मसल पावर. During the elections, many criminal background people also able to get the tickets of the political parties and sometimes they win the election, जीत भी जाते हैं. And that is not so good for the healthy democracy. Healthy democracy के लिए अच्छा नहीं है कि criminals हैं वो politics में आए. So the second challenge is the use of muscle power during the election. Muscle power यानी कि बाहुबल यानी कि जो अपराधी है वो जीतते हैं. तो ये चैलेंज है. फर्स्ट चैलेंज इज यूज ऑफ मनी पावर, सेकेंड वन इज द यूज ऑफ मसल पावर. थर्ड चैलेंज ऑफ टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज परफॉर्म नेपोटिज्म इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन. टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भाई भतीजावाद होता है. नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद. रिश्तेदार को टिकट दे दी, बुआ को टिकट दे दी, फूफा को टिकट दे दी, चाचा को टिकट दे दी. मतलब अच्छे लोगों को तो आगे आने का मौका ही नहीं मिलता. सो थर्ड चैलेंज to free and fair election is the perform nepotism in ticket distribution and it should also be controlled by the election commission. इसके लिए भी हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे. फोर्थ चैलेंज इज द वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस. जनरली क्या होता है इलेक्शन में सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता. मीन्स वी डोंट हैव द रियल चॉइस. हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, किसी को भी चुन लो, सारे एक ही बात है, रिश्तेदार है आपस में. ओके. तो ये भी एक चैलेंज है कि नाउ ए डेज वी डोंट हैव द मीनिंगफुल चॉइस. इवन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग द सेम आइडियोलॉजी. सभी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है ज़्यादातर. तो ये भी एक चैलेंज है. वी नीड टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो. जो फिफ्थ चैलेंज है, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the big political parties. Fifth जो challenge है that election competition is not fair for the smaller parties and independent candidates जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए fair नहीं होता. क्यों नहीं होता? Because they don't have the resources, they don't have the team. अब उनके पास टीम नहीं है, वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, वो दिखावा नहीं कर सकते, उनको टीवी पे आने का मौका नहीं मिलता, तो उनके चांस कम हो जाते हैं. So this too is a challenge for the free and fair election. All the candidates should be given equal opportunity. सबको एक जैसा मौका मिलना चाहिए. इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को सोचना है. तो ये 5 चैलेंज है. थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर ले. फर्स्ट चैलेंज इज द यूज ऑफ मनी पावर, सेकंड इज द यूज ऑफ मसल पावर, थर्ड चैलेंज इज द नेपोटिज्म इन द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, भाई भतीजावाद जो होता है. फोर्थ चैलेंज इज द लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, हमारे पास नहीं है. एंड फिफ्थ चैलेंज है अनफेयर कंपटीशन बिटवीन स्मॉलर पार्टी एंड लार्जर पार्टीज, अमंग द स्मॉलर पार्टीज एंड द लार्जर पार्टीज. तो ये चैलेंजेस है जिनके बारे में अभी सोचना है. बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक लग रहा है ना. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. 4 easy questions are given. First question is there. Write down the functions of the Independent Election Commission. Independent Election Commission है उसके कुछ काम कार्य फंक्शन बताने हैं. फर्स्ट वन इज दैट टू अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल. सेकेंड वन टू इश्यू द वोटर लिस्ट एंड वोटर ID कार्ड. थर्ड वन इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. फोर्थ वन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन.
फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो ये 4 कार्य होते हैं, मुख्य कार्य जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, मेंशन द वेज टू प्रिवेंट मल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। हमें कुछ तरीके बताने कि कैसे हम जो गड़बड़ियाँ होती है इलेक्शन में उनको रोक सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इलेक्शन मल प्रैक्टिसेस कैन बी प्रिवेंटेड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, क्रिमिनल्स शुड बी बेन्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। सेकेंड, गवर्नमेंट शुड बियर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन सो दैट द रिच एंड पुअर कम्पीट इक्वली। सारा खर्चा जो चुनाव का जितना पैसा लगता है वो सरकार को देना चाहिए ताकि गरीब और अमीर में फ़र्क ना रहे। थर्ड पॉइंट भी वी कैन ऐड दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी गिवन मोर पावर। इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा शक्तियाँ दी जानी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, why do you think people's participation is necessary in the election? Explain कि लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है। फर्स्ट, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज नेसेसरी। लोकतंत्र तभी कामयाब होगा जब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड, वी विल बी एबल टू चूज द राइट रिप्रेजेंटेटिव ओनली व्हेन everyone participates in the election. Second option is that we will be able to choose the right representative. कब चूज कर पाएंगे? Only when everyone participates in the election, जब सब भाग लेंगे, सब वोट डालेंगे। Okay, so for these 2 reasons people's participation is necessary. Fourth question is there, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कुछ चैलेंजेस है जो अभी हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? फर्स्ट, यूज ऑफ मनी पावर। सेकंड, यूज ऑफ मसल पावर। थर्ड, लैक ऑफ चॉइस फॉर द वोटर्स। एंड फोर्थ वन, फ्रेक्शनल नेपोटिज्म इन टिकट शेयरिंग और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो 4 चुनौतियाँ हैं, बाहुबल, धन बल, अच्छे हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और फोर्थ है भाई भतीजावाद बहुत होता है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। सब कुछ अच्छे से जा रहा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा कि हमारी इस वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।